नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद है कि नीरज वाजपेयी जी के साथ हम बात करते हैं देश दुनिया की और खास तौर से आर्थिक मामलों की कि दुनिया में आर्थिक मामलों के हालात क्या है, क्या हो रहा है, ट्रेड क्या। असल में दुनिया देश सब जो है सबसे बड़ा रुपया है और रुपये से भी बड़ा है डॉलर। तो डॉलर में बात करते हैं नीरज जी। और सारी दुनिया चलती है डॉलर से। और आजकल तो डॉलर के जो महाराजा हैं ट्रम्प साहब, वही दुनिया चला रहे। कहीं जंग करनी है, कहीं जंग रोकनी है, कहीं सीज फायर करना है, कहीं कुछ खोलना है, कहीं कुछ बंद करना है, ये सब। और नीरज जी के ऐसे ही सब लोग बड़े दोस्त हैं। तो हमने कहा नीरज जी से इसी पर बात की जाए कि किस तरह से ये डॉलर के जो राजा हैं, महाराजा हैं ट्रम्प साहब, वो क्या कर रहे हैं और देश दुनिया में क्या हाल हो रहा है। नीरज जी को आप सुनते ही रहते हैं, उनके चैनल पर भी आप सुनते हैं। उनका जो बड़ा शो है इस पर बात होती रहती है। वो बड़े बड़े मामलों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे साथ बड़ी बातों को थोड़े छोटे तरीके से समझाते हैं ताकि हमें भी समझ में आए। जैसे उस दिन अभी सर वो अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसे समझाया है वुमेन रिजर्वेशन बिल जैसे जो केजी के बच्चों को भी समझ में आए। तो नीरज जी भी हमको ऐसे समझाते हैं कि केजी के बच्चे को भी समझ में आए। वो जानते हैं इनको तब उसी स्तर पर समझाया जा सकता है। तो सर प्रणाम आपको। बहुत सर बहुत। नमस्कार। तो हम लोग सबको कहते हैं कि जिनको और बड़ी बातें समझनी तो द आयन शो देखें और नीरज जी का चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जिनको केजी क्लास में पढ़ना हो वो हमारे साथ देखते हैं बेसिक बातों को समझने की। तो सर क्या हो रहा है, पहले तो ये बताइए, ट्रम्प साहब खुश हैं, नाराज हैं, क्या है? नमस्कार सर और सभी दर्शकों को नमस्कार। ट्रम्प साहब पिछली बार से थोड़ा ज्यादा ठीक ठाक मूड में है, खुश हैं। खुश हैं? उनके हाँ, इस समय वो खुश हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा अपनी तरफ से ही कर दी है और फिर बाद में ईरान भी उसको मान गया है। और अब वो लगातार इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, इसके बीच में चलता रहता है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जो लाइव ट्रैकिंग हम लोग देख रहे हैं तो पहले के मुकाबले अब थोड़ी ज्यादा शिप्स वहां से निकल रही हैं। पहले दो मूवमेंट चार पर? निकलती थी, मूवमेंट अब बढ़ गया, 15-20 शिप्स निकल रही वहां से, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी भी थोड़ी सी अड़चन है कि उन्होंने ये जो बोल दिया है कि हमारा ब्लॉकेड अभी जारी रहेगा, तो उन्होंने इसके अभी लिए नहीं खोल रहे थोड़ा हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी नहीं खोल रहे। नहीं खोल रहे हैं। लेकिन फिर शायद ये खबर आई कि फिर उन्होंने खोल दिया है, तो ट्रम्प साहब इससे थोड़ा सा प्रसन्न है, या उनको कह लिए कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब वो वॉर को खत्म कर देंगे और जीत की घोषणा भी वो कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि ये जो पूरा वॉर है, जो पहले मिलिट्री वॉर था, अब वो इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो गया है। अब पूरी तरीके से ये इकोनॉमिक वॉर चल रहा है और सारी लड़ाई हॉर्मुज खुलेगा कि बंद रहेगा, खुलेगा, इस पर आ गई है। जो कि मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि हर वॉर के पीछे इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, मिलिट्री उसका मैनिफेस्टेशन होता है, तरीका होता है कि आप कैसे लड़ेंगे। अब देखिए वो असलियत पे आ गई है वॉर, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलना पूरी दुनिया के लिए ठीक है, सप्लाई दुरुस्त हो वो हमारे लिए सबसे जरूरी है क्योंकि हम वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री में से एक है। तो अब वो दिशा उसी तरफ पहुंच गई है और टेबल पे आने के बाद, यानी ईरान बातचीत तो कर ही रहा है, एक राउंड की बातचीत हो गई, दोबारा की भी बातचीत चल रही है कि कब होगी, हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए। अब यहां से मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा रॉकेट रॉकेट चलना मुश्किल है। बातचीत भले ही कई राउंड में हो, टूट जाए, फिर हो जाए, फिर हो जाए, लेकिन अब मिलिट्री वॉर की संभावना बहुत कम है और अब ये टेबल पर ही डिसाइड होगा। तो तरह तरह की खबरें आ रही हैं उसमें कि अगर आप अपना सारा यूरेनियम, जो ट्रंप के मुताबिक वो एकदम डस्ट हो चुका है, उसको भी खत्म करें, नष्ट करें या ले जाएं, तो उसके बदले वो $20 बिलियन भी दे सकते हैं। ऐसी खबरें एक्सियोस और न्यूयॉर्क टाइम्स तमाम अखबारों ने लिखी कि जो अब की बार के राउंड का नेगोशिएशन होगा उसमें इकोनॉमिक टर्म्स में ज्यादा बातचीत होगी कि आप ये बंद करिए और जो ये सब है इसकी भुगतान भी ले लीजिए थोड़ा सा, और हॉर्मुज को भी पूरी तरीके से खोलने में बात होगी। तो मेरा मानना है कि अब वॉर शायद खत्म होने के काफी करीब है, मिलिट्री वॉर दोबारा रीइग्नाइट नहीं होगा और इकोनॉमिक वॉर जो है ऐसे तरीके से सेटल होगा कि ईरान को भी कुछ संतुष्टि मिले कि हाँ भाई, हमारा भी जो भयानक नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई होगी। इसी दिशा में चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं।
तो अब दुनिया में क्या आप समझ रहे हैं कि तेल का जो रास्ता, जैसे आपने कहा कि अब शिप्स का मूवमेंट बढ़ गया है, हालांकि ईरान ने जो भी कहा, और एक खबर आई कि भाई भारत का भी जो शिप्स थे वो अभी रुके हुए हैं, कुछ हो रहा है। और ये जो आपने टेबल की बात की, थोड़ा सा इस टेबल को मुझे समझा दीजिए। ये टेबल इस्लामाबाद में लगी हुई है या कहीं और लगी हुई है, कतर में लगी हुई है, ओमान में लगी हुई है, या जेडी वैंस साहब अपने साथ लेकर घूम रहे थे, क्या है नहीं, टेबल तो लगी हुई है, फिक्स है, इस्लामाबाद में ही है। इस्लामाबाद? क्योंकि हाँ, अंतिम सूचना जो आई थी कि सोमवार को शायद इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ऑफिशियल चैनल से खबर नहीं आई है। लेकिन होगी बातचीत वहीं पे भी, अभी इस्लामाबाद में ही होगी। क्या है इसका कि जो आप कह रहे हैं कि भाई वॉर इकोनॉमिक हो गई है, तब इकोनॉमिक थोड़ी समझाइए ना, इकोनॉमिक्स की क्या होगा, क्या यदि मोगेम्बो खुश हो गए आपके हिसाब से, तो मोगेम्बो जो खुश हुआ है तो क्या होने वाला है? देखिए, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग समझना चाहिए कि मोगेम्बो जो खुश हुआ है तो दो रीजन से खुश हुआ है। एक रीजन ये है कि उस वॉर को वो वहां पे ले आए जहां पे वो लाना चाहते थे, और दूसरा इसलिए वो खुश हुए हैं कि ईरान हार रहा है। देखिए, इस पे बहुत विवाद हो सकता है, बहुत सारे जनरल चैनलों पे या जनरल बातचीत में इस पे लोग अलग अलग थ्योरी रख रहे हैं, लेकिन मैं अपनी थ्योरी पे अभी भी कायम हूं कि इसमें अंत में हार ईरान की ही होगी। उसका कारण ये है कि जो आर्थिक पक्ष अब आ गया है उसमें ईरान वीक है। ईरान को कैसे हरा सकते हैं आप? मिलिट्री में तो नहीं हरा सकते ना, वो लड़ रहे हैं, आप 10 मारो वो 2 मारेंगे, लेकिन वो चलता रहेगा, तो उसमें हार की संभावनाएं कम है। लेकिन बिना लड़े अगर ये सिचुएशन पैदा हो जाए कि ये स्टैंड स्टिल और ड्रैग हो रहा है, तो आपके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड हो जाएगा कि आप हार मानोगे। देखिए, जब पहली बार सीज फायर हुआ तो ईरान ने कहा हम नहीं मानते सीज फायर को, लेकिन बाद में उनकी तरफ से यह आया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हो गए आप? तब तो बम चल नहीं रहे थे, लेकिन आप तैयार हो गए क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य फिर रिसोर्स पे आ जाता है ना, कि अगर आप वॉर नहीं भी लड़ रहे हैं और लेकिन आपका दाना पानी बंद हो गया, हॉर्मुज पूरी तरीके से हमने ब्लॉक कर दिया कि अब आपका तो धंधा ही बंद है, तो आप क्या करेंगे? हम तो वॉर कर ही नहीं रहे, अब आपको करना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में चूंकि अमेरिका को भी नुकसान हो रहा था, ईरान को ज्यादा नुकसान है, इसलिए दोनों पक्ष बातचीत करने को तैयार हैं। इसलिए भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ तेल ही नहीं, इसमें बाकी चीजें भी प्रभावित हो रही ईरान की, कि मैं कुछ भी आने जाने नहीं दूंगा, चीन की तरफ से भी कोई सामान नहीं आ सकता, मिलिट्री आएगा तो टैरिफ लगा देंगे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। वैसी परिस्थिति में क्या होगा? वॉर लड़ने के लिए पैसे चाहिए। वॉर जोश से नहीं लड़ा जाता, वॉर रिसोर्सेस से लड़ा जाता है, और रिसोर्स आपके पास कहाँ है? इसलिए दोनों टेबल पे आए। ऐसा नहीं कि अमेरिका को नुकसान नहीं, उनको भी नुकसान है, उनके यहाँ भी चुनाव होने 6 महीने बाद, पब्लिक गुस्से में है, दाम बढ़ गए एनर्जी की, तो उनको भी पिंच हो रहा है, तो उनकी कॉस्ट पॉलिटिकल ज्यादा है रादर की इकोनॉमिक की। ईरान की वॉर इकोनॉमिक ज्यादा है पॉलिटिकल की बजाय, तो इसलिए दोनों टेबल पे आए। अब मान लीजिए इस आर्थिक वॉर को सुलझा लिया जाए तो क्या होगा कि भाई ईरान को बड़ा फायदा कि चलो हमारे सारे सैंक्शंस हट जाएंगे, हमारी तेल और इस सब चीजों का निर्यात शुरू हो जाएगा, और जो उनके एसेट्स बहुत सारे फ्रीज कर रखे हैं अमेरिका ने दुनिया भर में, वो सबसे बड़ा रिलीफ होगा अमेरिका के लिए, ईरान के लिए। उनके देश को सचमुच बहुत फायदा होगा क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर का है जो एसेट फ्रीज है उनके अलग अलग देशों में। इवन भारत में भी बहुत सारे उनके पैसे फ्रीज हैं, तो वो सब भी अनलॉक होंगे। तो ईरान को तो मॉनेटरी बहुत फायदा होगा। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक वॉर जब होता है कि हमने सैंक्शन लगा दिया, आपको एकदम जकड़ दिया, अब आपके खाने के लाले पड़ गए, तब आप फिर आप आते हैं टेबल पे कि नहीं अब चलो अब नेगोशिएट दबाव में आते हैं। एग्जैक्टली, ये है इकोनॉमिक वॉर। नहीं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ईरान चुनाव युद्ध हार रहा है, जंग हार रहा है, और आप दूसरी बात कह रहे हैं कि उनका फायदा भी बहुत होगा, हाँ, तो फिर कैसे माने हम कि भाई ये हार है कि जीत है कि क्या है, या ट्रम्प साहब की मेहरबानी है? देखिए, हार इस सेंस में है कि जिस मुद्दों पर ईरान लड़ रहा था वो मुद्दे गायब होंगे, यानी आप न्यूक्लियर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, न्यूक्लियर आपको खत्म करने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जो हॉर्मुज है वो पूरी तरीके से फ्री होगा, उस पर आप कोई टोल नहीं वसूल सकते हैं। क्यों नहीं वसूल सकते? क्योंकि वो आपने क्रिएट नहीं किया, वो एक नेचुरल वे है, और उसमें भी
एक देखिए नया, देखिए जितना वॉर में टाइम लेंगे एक नया पेच आदमी ढूंढ लेता। अमेरिका ने क्या ढूंढा कि हम ओमान साइड से ब्लॉक करेंगे। अब ईरान के बाद ओमान पड़ता है, तो ओमान पे आप क्या करेंगे? तो हमने वहां ब्लॉकेट लगा दिया। अब चलो माल ही नहीं जाएगा आपका, आप हॉर्मुज पे टिके रहो। तो जब आप दूसरे का नुकसान कर रहे हैं तो आपका नुकसान अब ज्यादा हो गया है। तो अगर आपका हॉर्मुज वाला मामला कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो आप जीत अपने को मान ही नहीं सकते हैं। और अगर मान लीजिए पहले ही दिन, जिस दिन पहले दिन अमेरिका ने हमला किया था, अगर उसके दूसरे दिन ये डील हो जाती, अभी हुई नहीं है, ये सब बातें हैं, जब होगी तो हम लोग देखेंगे कि अगर उसी दिन आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना खत्म कर देंगे और हमारा जो इतना सब वो है उसके बदले में हमें आप पैसे दीजिए, हमारे एसेट फ्रीज कर दीजिए, वॉर खत्म। तो एक्चुअल में तो आपने पैसा हासिल जरूर कर लिया, लेकिन अपने आप की उस लड़ाई को आपने हार लिया है जिसके लिए आप 40 साल से लड़ रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान इसमें हारेगा, लेकिन उसको मॉनेटरी फायदा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रम्प साहब ने जो कहा था, जो गोल उन्होंने बताए थे ऑफिशियली कि भाई वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं ईरान में, और जो तमाम उसका ये है न्यूक्लियर पूरा प्रोग्राम है, एनरिचमेंट है यूरेनियम का, उसको बंद करेंगे, खत्म करेंगे, सरकार जो है एक नई सरकार आएगी। वो सब तो नहीं हो रहा वहां। तो अभी IRGC है, खामनेई है, मुस्तफा है, वो सब चल ही रहा है, कोई सरकार भी नहीं बदली। न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उस पर भी ईरान ने कोई दबाव माना नहीं है, एनरिचमेंट को लेकर यूरेनियम। तो फिर क्या है, किस तरह से आप कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने बना लिया दबाव? देखिए ट्रम्प साहब ने पब्लिक कंजम्पशन के लिए सब बातें रखी थी। मेरी अपनी समझ और थ्योरी ये है कि रिजीम चेंज कर लेंगे, एस्टिमेट हो सकता है 24 घंटे या 48 घंटे में, जैसे वेनेजुएला में किया था, हम वैसा वॉर खत्म कर लेंगे। ये सब पब्लिक कंजम्पशन की चीजें थी। असली चीज उसमें ये थी कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, जो ऑलमोस्ट, अब अगर इस बात पे समझौता हो ही जाए, देखिए इस पे दोनों अड़े हुए हैं ट्रम्प साहब, इस पे कोई उनका बदल नहीं रहा बयान कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, तो वो उस पे अड़े हुए, वो कर लेंगे। बात रिजीम चेंज हो ना हो, या वहां पे IRGC सरकार चलाए या जो काउंसिल है वो सरकार चलाए, वो सब पब्लिक कंजम्पशन की चीजें थी। असली चीज उनकी ये है कि न्यूक्लियर खत्म और ऑयल एसेट्स पे अमेरिका का कंट्रोल, कब्जा नहीं कंट्रोल, और पेट्रो डॉलर की हैसियत फिर से अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा उनके ऑयल रिसोर्सेज पे। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल और हो क्या जाएगा। मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अमेरिका का कुछ कंट्रोल हो सकता था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले बीच में खबरें चल रही थी कि लोग 3 लोग मिलके उसमें वसूली करें, ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री रहेगा। कंट्रोल कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आपको। जी। खाड़ी देश से 30% ऑयल पूरी दुनिया को सप्लाई होता है, सारे देशों को मिला के, इंक्लूडिंग ईरान। उसका पूरा बिजनेस अगर डॉलर में हो रहा है तो वो मैं अमेरिका का कंट्रोल मानता हूं, और 30% उनका खुद का है। तो दुनिया का 60% 65% एनर्जी पूरी बास्केट डॉलर में ट्रेड होगी, जिसको पेट्रो डॉलर भी हम लोग मानते हैं। तो फिर कंट्रोल हो गया ना उनका। यही उनका मकसद था इस वॉर का। और जो न्यूक्लियर वाला है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें ईरान, इसका इजराइल का इंटरेस्ट है, तो वो हो जाएगा। तो अब आप इस पूरे सिनेरियो को समझिए कि 15-20 दिन बाद ही वॉर किधर चला गया है और अब उसी पे सेटलमेंट हो रहा है। तो अगर ये सेटलमेंट हो गया तो ऑयल की जो सप्लाई है 60% वर्ल्ड की, विच विल बी कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थ्रू डॉलर। तो मैं तो इसको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं इस थ्योरी को, कि जो एक थ्योरी चल रही थी कि डॉलर को खत्म कर देंगे, डिबेसमेंट कर देंगे, नई करेंसी आ जाएगी, डॉलर खत्म हो जाएगा, वो अभी मुझे नहीं लगता कि 10, 20, 30, 40 साल कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि डॉलर एकदम खत्म हो जाएगा, अमेरिका कोलैप्स हो जाएगा। वो सब थ्योरी है। आज भी 80% वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में ही होता है। तो वो परिस्थिति आपको दिख रही ना, डॉलर मजबूत, तेल का दाम मजबूत, डॉलर में ट्रेड, और जो लोग अभी युआन में या रूबल में किसी में ट्रेड कर रहे होंगे, वो सिर्फ मैटर ऑफ द टाइम है। ट्रेड आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा। अभी एक खबर छपी थी 2 दिन पहले, रॉयटर्स ने छापी थी कि भारत ने भी जो ईरान से तेल खरीदा उसका पेमेंट युआन में किया है, और ICICI बैंक की चाइना ब्रांच के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। इसको लेकर के
बहुत ही ज्यादा अप्रोर हुआ है। और खबरें हैं, मतलब मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि सोर्सेस की खबरें हैं कि 2 शिप कैंसिल करनी पड़ी है एक प्राइवेट कंपनी को जो ईरान से वो ले रहा था, बिकॉज ऑफ युआन। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करना अभी फिलहाल नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल मुश्किल है, 10-20-30 साल बाद सोची जाएगी। तो डॉलर की डोमिनेंस, तेल पे कब्जा, और ईरान भी शांत पड़ जाएगा, न्यूक्लियर खत्म, तो भाई वॉर तो फिर अब ऐसे चल रहा है ना। तो आपको लग रहा है ईरान के जो सैंक्शंस है वो खत्म हो जाएंगे अब? मेरे को लगता है खत्म हो जाएंगे, जैसे ही ये वॉर, ये पीस टॉक्स कंक्लूड होंगे तो सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे। भाई ईरान को सैंक्शन लगाने का कोई पर्पज ही नहीं था ना। अगर न्यूक्लियर पे समझौता हो गया तो सैंक्शन खत्म, फिर तो आप सबको बेचिए तेल, तो सारे सैंक्शन खत्म होंगे और एसेट भी डिफ्रीज होंगे, जो उनके दुनिया भर में एसेट फ्रीज कर रखे, जो उसके लिए बड़ी राहत की बात होगी। बहुत बड़ी राहत की बात होगी। क्योंकि भारत में भी वो चेन्नई पेट्रोलियम नाम की एक कंपनी है जिसमें उनका स्टेक था, लेकिन वो फ्रीज कर दिया गया था क्योंकि आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होती हुई दिखेंगी, तो उससे ईरान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर, भारत के रेफरेंस में क्या देखें, ईरान का यदि ये सब कुछ होता है तो भारत को कोई बड़ा फायदा होने वाला है? क्योंकि भारत की देखिए भूमिका भी अभी, जब जैसे आपने कहा कि टॉक्स भी इस्लामाबाद की टेबल पर होने वाली है, तो भारत इस पूरे, मुझे नहीं पता, आप बता सकते हो उसको, कि भारत की कोई भूमिका इसमें नहीं दिखाई दे रही, तो क्या भारत पीस का कोई फायदा नुकसान होने वाला है? नहीं, पीस टॉक्स में भारत की कोई भूमिका नहीं है। उसमें पाकिस्तान की भूमिका है, तुर्की की थोड़ी भूमिका है, ओमान की भूमिका है। भारत की कोई भूमिका उसमें नहीं है। भारत, जिस दिन ये डील हो जाएगी, साइन हो जाएंगे, ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाएगा, तब भारत उसका डिफॉल्ट बेनिफिशियरी बनेगा। प्रयास से नहीं, सप्रयास कोई फायदा नहीं ले रहे हैं आप, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके पड़ोसी देश से सैंक्शन खत्म होंगे तो आप बगल वाले देश से क्रूड खरीद सकेंगे, तो वो सस्ता भी पड़ेगा, फ्रेट कॉस्ट भी कम होगी और इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम होगी। तो ये भारत का फायदा होगा कि एनर्जी में आपको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपका बेनिफिट है, बिकॉज ऑफ क्या ऐसी वजह रही भारत की भूमिका को, आप कैसे देख रहे कि उनको इग्नोर किया गया या उनको शामिल नहीं किया गया, या भारत अलग रहना चाहता था, बहुत सारी चीजों की वजह से? विजय जी, इसमें मेरा मानना यह है कि देखिए, जो लोग लड़ रहे हैं, समझौता कौन कराएगा ये वो तय करते हैं। मैं एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट ये मान लूं कि भारत ने ये हो सकता है कोशिश की हो कि, या प्रपोजल रखा हो कि चलो हम डील कराते हैं, समझौता कराने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन जिनको समझौता करना है अगर वो एग्री होंगे तभी तो आप करेंगे ना। तो मैं मानता हूं कि जो अमेरिका या ईरान थे, उन्होंने, पहली बात तो मेरा मानना है कि भारत ने कोई प्रयास ही नहीं किया। उनको उनको इंटरेस्ट ही थे, तो विदेश मंत्री जी आप कह रहे हैं कि हमारा काम ही नहीं है, हमें क्या लेना देना, भाई दो लड़ रहे हैं आपस में लड़े। तो इसलिए भारत ने ना तो कोई प्रयास किया, ना इनका कोई रोल था। पाकिस्तान ने प्रयास किया और उसका रोल था, और थोड़ा इस समय पाकिस्तान ट्रंप साहब के ज्यादा करीबी भी है। वो हर ट्वीट में 3 बार मुनीर का नाम जरूर लिखते हैं। फील्ड मार्शल मुनीर जी इज अ ग्रेट पर्सन, लिख रहे हैं जी। तो उनकी शायद प्रेफरेंस वो रही होगी, और पाकिस्तान को भी सूट करता था कि उनका बॉर्डर कंट्री है ईरान, तो वो उसमें कराएं। प्लस शिया का, मुसलमान होने का, इस्लामिक होने का, ये सब तमाम फैक्टर्स उनके पक्ष में जाते थे, इसलिए उन्होंने किया। तो भारत का कोई रोल इसमें था नहीं, और मुझे नहीं लगता कि भारत ने भी प्रयास भी किया है। क्या आपको लगता है कि भारत अब ईरान से भी तेल खरीद सकता है या खरीदेगा, या जो भी हमारे क्रूड ऑयल है, प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसकी आवाजाही या उसका इंपोर्ट जो है ईरान से हो सकता है भारत के लिए? बिल्कुल होगा। अभी भी उन्होंने अलाउ किया है, तो आप जो स्ट्रैंडेड ऑयल था वो खरीद सकते थे, डॉलर में खरीद सकते थे, और सैंक्शन खत्म होगा तो आप बेधड़क खूब जबरदस्त खरीदेंगे, कोई आपको उसमें दिक्कत ही नहीं। और केवल भारत ही नहीं, दुनिया में कोई भी खरीद सकता है उसको। चीन तो ऑलरेडी खरीद रहा था, सैंक्शन के बावजूद खरीद रहे थे, हम नहीं खरीद रहे थे। यस, तो हम लोग सैंक्शन के बाद भी खरीद सकते हैं, अभी जो छूट मिली हुई है उसके तहत भी हम ले सकते हैं जी। अब यदि ये जंग खत्म होगी कि नहीं होगी छोड़िए, ट्रंप साहब ईरान से तो खुश हो सकते हैं, भारत से कब खुश हो? देखिए, भारत से अभी प्रधानमंत्री जी की 40 मिनट बात हुई थी। उन्होंने बताया कि बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई, वेस्ट एशिया की क्राइसिस पे बात हुई, एनर्जी बात हुई, और तमाम बातें हुई है। जैसे ये युद्ध इधर वाला मसला खत्म होगा, तो तुरंत फिर अपना ट्रेड डील वाला मसला शुरू होगा,
जो कि अभी साइन होना है, क्योंकि साइन होने के ठीक एक दिन पहले यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि ये डील इनवैलिड है, तो हमारे साइन हुए नहीं थे जी। तो वो 15% के जो डील होनी है वो इसके बाद शुरू होगी। अभी बीच में एक दिन था कि हम लोग बातचीत करने जाने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी, तो वो खत्म होते फिर ये शुरू होगा। अब वहां पे फिर से नेगोशिएशन होंगे, तो अब वो डील अगर अच्छी हो गई तो भारत से वो खुश हो जाएंगे। अगर वो डील उनके मन मुताबिक नहीं हुई, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बहुत ज्यादा फटकार लगा रखी है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डील हो, तो वो हमें लगता है कि वो उसके बाद का इशू है। शायद अच्छी डील अगर हम लोग कर ले गए तो खुश होगा। मेरा इसमें एक मानना यह है कि हम लोग थोड़ा सा डील करने के मामले में लैग कर गए हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच हमारा नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ही आए और वो हमसे डील बात करे, हम नहीं जा रहे थे। 1 साल वो डील पूरी ड्रैग हुई है और हम लोगों ने बहुत बाद में, मतलब 9 महीने बाद कम से कम बातचीत या प्रयास करना शुरू किया। बहुत सारे यूएस में भी लोग ये बात कह रहे थे कि अमेरिका चाहता था कि हम बेस्ट डील एशिया में इंडिया को दें, लेकिन हम लोगों ने जो भी रिजिडनेस रही हो या जो भी पॉलिसी रही हो, एफर्ट नहीं किया या प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रखा। मतलब बहुत देर कर दी हमने उनके साथ बात करने में। बहुत देर करी, बहुत देर, 9 महीने कम से कम देर की हमने। तो तब तक उनका जो मूड था स्विंग होता रहा ट्रम्प का। तो अब आपको लग रहा है कि ये जो टैरिफ वैरिफ का झगड़ा है वो खत्म होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या है? हो जाएगा, मतलब खत्म होने का मतलब जीरो नहीं होगा, 15% टैरिफ तो लगेगा आपके ऊपर। अच्छा, 15% टैरिफ से कम में तो बात नहीं, तो लगाएंगे 15%, क्योंकि वो तरह तरह के तरीके ढूंढ रहे हैं ट्रम्प। और डील जब खत्म हुई थी तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जांच शुरू कर रखी है अलग अलग आर्टिकल के तहत। 301 के तहत, आई थिंक 314 भी है एक, 320 भी है एक। तो बहुत सारे सेक्टोरल जांच कर रहे हैं जिसमें वो किसी भी हद तक का टैरिफ लगा सकते हैं। तो वो नेट वो 15% अपना सेटिंग कर लेंगे, वो इधर से नहीं तो उधर से घुमा के लाएंगे, लेकिन मोटे तौर पे मान के चलिए कि 15% टैरिफ तो हमको लगेगा। सर अभी कुछ खबर छपी थी कि चीन और भारत और चीन और अमेरिका के जो पार्टनरशिप है या बिजनेस है उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया, क्या है क्या ये? नहीं, देखिए उसमें क्या हुआ है कि देखिए भारत का अगर आप बजट के समय से याद करें, उस समय से भारत अब चाइनीज कैपिटल को इनवाइट कर रहा है। एक समय था कि हमने कोविड के समय तो एकदम बैन कर दिया था और बहुत सारी बिल्कुल नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, बहिष्कार तक की बातें इन जनरल पब्लिक में होने लगी थी। लेकिन पैसे का कोई रंग नहीं होता, ये तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की एक रैली में कहा था कि काला पीला नीला हरा गुलाबी पैसा पैसा होता है जी। तो कैपिटल, हमें लगता है कि भारत के रुख में अब ये लचीलापन आ गया है कि हमें चाइनीज कैपिटल से दिक्कत नहीं है, एक सर्टेन लिमिट तक हमें वो कैपिटल चाहिए और ये देश की जरूरत भी है, तो वो कैपिटल का रास्ता खुल रहा है। तो चाइना की तरफ भारत का थोड़ा इन टर्म्स ऑफ एफडीआई ज्यादा झुकाव मुझे दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो पहले ही है, लेकिन वहां की जो कंपनियां हैं जो एफडीआई है वो फ्री फ्लोइंग है, वो पॉलिसी की मोहताज नहीं है। लेकिन चाइना जो कि हमने रोक रखा था, हमने उसको ईज किया है, तो वो शायद थोड़ा आएगा अभी भी, लेकिन उसमें यह है कि 10% 11% कंट्रोलिंग स्टेक अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन उतना भी काफी बड़ी रकम है जो आएगी। तो ये एक लचीलापन भारत ने लिया कि चाइनीज कैपिटल के रास्ता आसान कर दिया। नहीं तो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और या कम होगा या क्या है क्या? नहीं, ट्रेड डेफिसिट देखिए इतनी जल्दी कम नहीं होगा। आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है नहीं, आप कंजम्पशन ड्रिवन सर्विस इकोनॉमी है। जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तब तक आपका ट्रेड डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, ये बहुत लंबा विषय है लेकिन बहुत छोटे में आपको बता देता हूं। भारत की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग टिल्टेड है ही नहीं, वो कंजम्पशन और सर्विस ड्रिवन है। हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से आता है? आईटी सर्विसेज से। हम सर्विस के एक्सपोर्टर हैं, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है नहीं ज्यादा। अब सरकार ये जो मेक इन इंडिया और तमाम तरीके की स्कीम लेके आ रही है जिससे कि हम मैन्युफैक्चर करें, और ये ग्लोबल चेंज है, यूएस भी अपने कर रहा है, लेकिन इसको चेंज होने, ये इकोनॉमिक टर्म्स बहुत देर में चेंज होते हैं, आपको बहुत समय लगता है, इसमें 10 साल लगते हैं तब आप चेंज होते हैं। चाइना ने 50 साल लगाए हैं 30% दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, तो हम तो भी बहुत नीचे हैं, तो हमको तो बहुत समय लगेगा और पैसा लगेगा, उसमें दोनों चीजें लगेंगी। और जो भी इकोनॉमी सर्विस ड्रिवन होती है
वो पब्लिक डेट में होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पब्लिक डेट में नहीं होती। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज हमको करना पड़ेगा। चाइना में आप देखिए वहां पे पैसा कंपनी नहीं बनाती ज्यादा, मार्जिन श्रिंक कर जाता है क्योंकि वो स्केल करते हैं। हमारे यहाँ स्केल नहीं करते, हमारे बैंक 4% मार्जिन पे धंधा कर रहे हैं, दुनिया में 2% है मैक्सिमम, हम 4% पे कर रहे हैं क्योंकि हम पब्लिक डेट पे ही धंधा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है जो भारत करना पड़ेगा, इसलिए डेफिसिट अभी हाल फिलहाल जल्दबाजी में तो कम नहीं होने वाला। सर एक और छोटा सवाल, आखिरी सवाल की तरफ चलते चलते, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि हम जो चौथी इकोनॉमी थे वो कहीं स्लिप डाउन कर गए 5वीं 6वीं पर, क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ है क्या, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम जब अपनी इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं तो डॉलर टर्म्स में हम जो देख रहे थे, वो चूंकि हमारी करेंसी वीक हो गई है तो हमारा जो चौथा पायदान था वो खिसक के 6वें पे आ गया है क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो गई है। तो करेंसी वीकनेस की वजह से हमारी जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वो नीचे आ गया, तो बाय डिफॉल्ट हम 6 नंबर पे आ गए हैं। अब करेंसी जो कि हमारी वीक हुई थी तो उसका इंपैक्ट आ गया। अब दोबारा अगर वो ठीक स्टेबल रहे, मैं मानता हूँ करेंसी स्टेबल होनी चाहिए, वीक और स्ट्रांग से मतलब नहीं है, स्टेबल होनी चाहिए। तो अगर वो स्टेबल रहेगी तो शायद करेंगे, अदरवाइज आप 6वें नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर का मतलब क्या है, कैसे होती है स्टेबल? स्टेबल का मतलब ये है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है आपका वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप बहुत, जैसे अभी क्यों करेंसी हमारी वीक हुई थी, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट गड़बड़ा गया कि डॉलर हमको ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे तेल खरीदने के लिए और इंपोर्ट में कम आ रहा था, मतलब एक्सपोर्ट हम कम कर रहे थे। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी नहीं, हम तो खाली आईटी वाले हैं और आईटी में नौकरियां जा रही हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट कम है तो डॉलर कम आ रहा है, लेकिन इंपोर्ट बढ़ गया था हमारा। जहां हम पहले एक बैरल के लिए $60 देते थे, हम वहां 120 $180 दे रहे थे, तो डॉलर ज्यादा गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट गड़बड़ाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाया, करेंसी वीक हो गई। अगर करेंसी स्टेबल हो जाए कि नहीं साहब 92 रुपए पे है $1 का भाव और ये 5 पैसे के रेंज में घूमता रहता है, कभी 92 रुपए 2 पैसा, कभी 92 रुपए, तो उसको स्टेबल माना जाता है। लेकिन अगर एक एक रुपए कमजोर होगी एक एक महीने में करेंसी, तो वो बहुत बड़ा क्वांटम इंपैक्ट आता है। ये हुआ था इस समय, इसलिए वो सीएडी हमारा गड़बड़ा गया। तो अब क्या समझ में आई मेरे को बात की, क्या हम 6ठे नंबर पर हैं इकोनॉमी में और फिर से चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने में फिर टाइम लगेगा, और वो जो तीसरे की बनने वाले थे आप कह रहे थे वो फिर हम भूल जाए? अभी नहीं भूल न जाए, अगर करेंसी हमारी बहुत अब वीक नहीं हुई तो हम जल्दी फिर से पहुंच जाए, क्योंकि वो बहुत हल्का मार्जिन है, वो थोड़े मार्जिन से हम नीचे आ गए हैं। तो अगर करेंसी यहीं पे स्टेबल रहेगी और इकोनॉमी चल गई तो आप 4-6 महीने में फिर वो अचीव कर लेंगे, तो वो बड़ा इशू नहीं है। चौथी से बड़ा फर्क पड़ने वाला है भारत की नहीं, इकोनॉमी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कैलकुलेशन गणना है। और लेकिन हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब ये वॉर कंटिन्यू रहे और इकोनॉमी आपकी और खराब होती है, तब बहुत लंबा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अब संभावना ये है कि वॉर जल्दी खत्म हो जाए, करेंसी स्टेबल हो गई है, तेल के दाम नीचे आ गए हैं, तो 6-8 महीने में आप फिर से रिकवर कर लेंगे, क्योंकि वो केवल कैलकुलेशन के बेसिस पे आप नीचे आ गए। तो ऐसे भी कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमें ये भी चिंता हो रही थी भी हम 6ठे नंबर पर पहुंच गए, बड़ी जोर लगा के हम चौथे नंबर पर थे, फिर तीसरे पे पहुंचने वाले थे, आपने स्लिप कर दिया। मुझे वो सांप सीढ़ी का खेल याद आ गया कि कई कोशिश करते करते ऊपर जाते फिर नीचे आ जाते, फिर नीचे आ जाते वो नहीं हो रहा है। नहीं, बार बार अगर सांप डसेगा तो आप फिर नीचे रह जाओगे, लेकिन संभावना नहीं है कि बार बार ऐसा होगा, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सख्त कदम उठाया करेंसी ठीक करने के लिए, तो ठीक हो जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको समझाया। थैंक यू और अभी में जो मोगेम्बो साहब है अगर खुश रहे तो शायद बात ठीक हो सकती है और संभावनाएं बेहतर हो सकती है। आपने वक्त निकाला और हमें पूरी स्थिति जो दुनिया की है और डॉलर की है और जो सबसे बड़ा रुपया हमारे लिए है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए, इन संभावनाओं के साथ आपका अभिनंदन, आपका आभार कि आपने वक्त निकाला और हम लोगों को ये समझाने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नीरज जी पे भरोसा कीजिए, बात वो ठीक ही कहते हो।